क्लास 9 स्टूडेंट, मैथ्स का कॉमन कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है 2023। तो जिसका हमने सेक्शन ABC कंप्लीट कर लिया है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप चेक कर लेना एंड अपने आंसर्स चेक कर लीजिए एंड कमेंट करके भी बताइए कैसा गया एग्ज़ाम। तो अब हम इसका सेक्शन D करेंगे। तो सेक्शन ABC को आप चेक कर लीजिएगा, ये सारे सोल्यूशन सॉल्व हो चुके हैं। तो सेक्शन D पे आते हैं अब। ये सेक्शन C है और ये आ गया हमारा सेक्शन D। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। सेक्शन D को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए सेक्शन D में क्वेश्चन नंबर 32 आया है आपका। द फॉलोइंग टेबल शोज़ द नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप लिविंग इन 2 सिटीज़। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पीपल अलग अलग ग्रुप एज ग्रुप के हैं जो 2 सिटी में रहते हैं, एक सिटी A में और एक सिटी B में। अब आपको इसमें एज ग्रुप गिवन है क्लास इंटरवल फॉर्म में एंड सिटी A के अंदर कितने लोग रहते हैं, सिटी B में इस एज ग्रुप में कितने हैं, इस एज ग्रुप में कितने लोग रहते हैं। तो सिटी A सिटी B का आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। आपको इसके लिए क्या बोला है, ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर द अबव डाटा। इस डाटा का आपको एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। तो देखिए आपको सिटी A के लिए भी बनाना पड़ेगा और सिटी B के लिए भी बनाना पड़ेगा। तो यानी कि आपको 2 पॉलीगन बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो जब सिंगल पॉलीगन बनाना होता है तो हम हिस्टोग्राम की हेल्प से भी बना सकते हैं। हिस्टोग्राम तो सबको बनाना आता होगा, बट अगर आपको डबल पॉलीगन बनाना है, क्योंकि सिटी A के लिए भी बनाना है और सिटी B के लिए भी, क्योंकि इन्होंने सिंपल बोला पॉलीगन बनाइए, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिटी A के लिए ही बनाना है, सिटी B के लिए भी बनाना पड़ेगा। तो यानी कि हमें जब डायरेक्ट पॉलीगन बनाना होता है, क्योंकि 2 पॉलीगन में हम हिस्टोग्राम तो बनाएंगे नहीं, है ना। तो अगर सिंगल पॉलीगन बनाना होता तो पहले हिस्टोग्राम बनाते, उनके मिड पॉइंट्स ले लेते, बट यहाँ पे हमें 2 पॉलीगन बनाने होंगे। तो हमें क्लास इंटरवल की हेल्प से नहीं बनाना, हमें इनके मिड पॉइंट की हेल्प से बनाना है। तो क्लास इंटरवल से हम क्लास मार्क्स निकालेंगे। तो देखिए क्लास मार्क्स तो सबको आते ही होंगे निकालने। कैसे निकाले जाते हैं क्लास मार्क्स, जो भी क्लास इंटरवल होती है क्लास मार्क निकालने के लिए लोअर लिमिट और अपर को प्लस करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो इनको प्लस कीजिए, 50, 20 और 30, 50, 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 25। 30, 40, 70 प्लस किया 70 और 2 से डिवाइड करो 35। 40, 50, 90, 90 का हाफ करो 45। तो इनको प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो क्लास मार्क आ जाते हैं। तो ये तो अब क्या पता चल गया ना, 25, 35, 45, तो ये 55 आ जाएगा, ये 65 आ जाएगा। इसके बाद आपको सिटी A के अंदर कितने लोग रहते हैं इस एज ग्रुप में, इस एज ग्रुप में ऐसी सिटी B के नंबर, यानी ये इसकी फ्रीक्वेंसी ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। नंबर मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बने, इनको चेंज नहीं किया, बस क्लास इंटरवल को हमने क्लास मार्क्स में चेंज कर लिया है। अब हम इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। तो जो ये नंबर्स है ना, सिटी A की फ्रीक्वेंसी चाहे सिटी B की फ्रीक्वेंसी, सिटी A की फ्रीक्वेंसी सिटी B की फ्रीक्वेंसी, इसको तो हम यहाँ लिखेंगे वाई एक्सिस पे। तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 तक चला जाएगा। और ये जो एज ग्रुप है जो हमने किसके अकॉर्डिंग निकाल दिया, क्लास मार्क्स के अकॉर्डिंग निकाल दिया। अब हम क्लास इंटरवल को नहीं लिखेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, क्लास मार्क्स लिखेंगे, ठीक है। अगर हिस्टोग्राम बनाने होते तो हम क्लास इंटरवल लिखते, क्लास इंटरवल लाइक 20 to 30, 30 to 40, तब ये लिखते हैं। बट अभी भी हमें पॉलीगन बनाने तो हमें ये लिखने पड़ेंगे एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो 0 से 25, फिर 35, फिर 45, फिर 55, फिर 65। अब देखो यहाँ तो 10 का गैप आ रहा है, बट यहाँ पे ज़्यादा गैप आ रहा है, तो हल्का सा ऐसे कट लगाया करो जब ज़्यादा गैप हो। अब आपको यहाँ पे एज ग्रुप ले लिया आपने क्लास मार्क्स के फॉर्म में, क्योंकि पॉलीगन डायरेक्ट बना रहे हम, और यहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ पीपल ले लिए। अब पहले हम ना सिटी A के लिए बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे, सिटी A के लिए। सिटी A के आपको नंबर दिए हुए 25 के सामने 20, 35 के सामने 30, 45 के सामने 42, 55 के आगे 40 एंड 65 के आगे 30। तो ये हम पुट करेंगे। तो देखो 25 के आगे सिटी A के लिए बना लेते हैं पहले। 25 के आगे था आपका 20, तो यानी 25 पे 20 का पॉइंट लगाना है। हिस्टोग्राम में तो हम बॉक्स बनाते हैं ना रेक्टेंगल, बट यहाँ पे 25 के आगे 25 एज ग्रुप में कितने हैं, 20 है ना, तो ये रहा 20। बॉक्स मत बनाना, सिर्फ पॉइंट लगाना। फिर 35 के आगे कितना था, 35 के आगे आपका 30 था ना, तो 35 पे 30, 35 पे 30 यहाँ पे ना, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा।
35 पे 30, फिर 45 पे आपका है 42, तो 45 पे 42 42 42 40 से थोड़ा सा जस्ट थोड़ा सा ऊपर, तो ग्राफ में तो दिख ही जाएगा 42 यहाँ पे आ जाएगा। 45 पे कितना है 42, फिर 55 पे आपका था 40, 55 पे 40 थोड़ा सा नीचे आएगा यहाँ पे आ जाएगा 55 पे 40, पॉइंट लगाने हैं आपको बस। 65 पे आपका था 30, तो 30 कहाँ पे है, ये रहा यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, है ना, इसके और इसके सीध में। तो पहले आपने ये वाला पॉलीगन बना लिया। 25 पे 20, इसको ना आप स्केल से एक एक करके मिलाओगे, स्केल से ये पॉइंट को आपस में, ये नहीं कि पहले इसको इससे मिला दो, नहीं, एक एक करके जो कॉन्सिक्यूटिव आए, पहले ये आया फिर ये आया फिर ये आया, इसको फिर स्केल से मिलाना, फिर इसको मिलाना, फिर इसको मिलाना, तो ये आपका किसके लिए आ गया, ए के लिए आ गया, सिटी ए के लिए। अब आपको सिटी बी के लिए भी बनाना है, ये तो ए के लिए बना दिया ना हमने, जब ए के लिए बनाओगे तो इसका इन दोनों के पॉइंट लेने होते हैं, और जब बी के लिए बनाओगे तो अब इसका 25 क्लास इंटरवल जो आपने एक्स एक्सिस पे लिया है क्लास मार्क, उसके आगे 10 का पॉइंट लगाओगे, फिर 35 पे 12 का, 45 पे 20 का, 55 पे 30 का और 65 पे 20 का। तो देखो 25 पे आपका, अब देखो आपने इसको तो आपने डार्क लाइन से बनाया ना ए वाला, अब दूसरे वाले को आप ना डैश डैश करके बना देना। 25 के आगे कितना नंबर था 10, 10 पे पॉइंट, 25 के आगे 25 के सामने 10 पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद 35 पे आपका था 12, 10 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, 35 के सामने होना चाहिए और इसका 12 होना चाहिए, ठीक है। 45 पे आपका 20 था, 20 तो यहाँ पे है ना, यानी यहाँ पे आ जाएगा 45 और 20 यहाँ रहा। फिर 55 पे आपका 30 है, 55 पे 30 आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो यानी यहाँ पे इसके और इसके सामने पॉइंट लग जाएगा। फिर 65 पे आपका 20 था, 65 पे 20, ये रहा 20 65 के आगे 20 पे। अब इसको स्केल से मिलाना, बस डैश डैश करके दिखाना इन सारे पॉइंट्स को, तो ये आ गया आपका बी। तो ए को आपने डार्क लाइन में दिखाया तो ऐसे लिख दो सिटी ए, और इसको आपने इसको डैश डैश दिखाया ना, डैश डैश डैश, तो ये क्या है सिटी बी। तो ये ऐसे करके दिखाना होता है कि ये हम सिटी ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये डैश डैश सिटी बी को। और स्केल भी बताना होगा, स्केल आपने कितना लिया है, देखो 10-10 का गैप लिया है ना इस साइड, 10-10-10, तो आपने 10 पीपल लिए ना, ये लोग हैं, पीपल किसके बराबर लिया, 1 यूनिट के बराबर, 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट के बराबर स्केल लिया, ठीक है। 1 सेंटीमीटर को कितना माना है, 10 लोग के बराबर, तो ये स्केल है आपका। तो ऐसे करके आपको ये पॉलीगन बनाना होता है। पॉलीगन जब डायरेक्ट बनते हैं तो आपको क्लास इंटरवल से क्लास मार्क्स निकालने होते हैं, फिर एक बार इनके लिए बनाना है पॉलीगन और फिर एक बार इसके लिए बनाना है, ठीक है। तो 2 पॉलीगन बनाने थे इसमें, तो ऐसे करके ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 33 फैक्टराइज करना है, ये तो आपका एग्जैक्ट एनसीईआरटी से आया और मैंने एक दिन पहले कराया था ये क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन कराए थे। तो देखिए जब भी दिखे, देखो ये इस पे एक्स पे भी स्क्वायर है, वाई पे भी स्क्वायर है और जेड पे भी स्क्वायर है, यानी ये आइडेंटिटी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाली है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी पहले आप लिख लिया करो, क्या होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर 2ab आता है, फिर 2bc आता है, फिर 2ac आता है, और इस आइडेंटिटी की ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये किस से निकल के आती है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से। तो अब देखो ये एक्स पे स्क्वायर है बट 2 पे तो नहीं है ना स्क्वायर, तो इस 2 को भी स्क्वायर में चेंज करो, ये एक्स पे है सिर्फ स्क्वायर, 2 पे नहीं है तो इसको स्क्वायर पे बदलना है। तो 2 वैसे तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 4 तो 2 का होता है ना, बट 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो इसे √2 का स्क्वायर लिख सकते हो आप, 2 को आप √2 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर अगर मुझे पूरे पे चाहिए तो इसको √2 और इसको एक्स को ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, वाई का स्क्वायर यानी वाई को ब्रैकेट और स्क्वायर। 8 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो √8 का स्क्वायर, 8 को हम √8 जेड, ये जेड है, 8 जेड का स्क्वायर, जेड पे स्क्वायर है बट 8 पे नहीं है तो आप √8 जेड का स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ पे 8 को आप क्या लिख सकते हो, √8 जेड का स्क्वायर। अब आपको √8 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, √8 2 × 2 × 2 करके आता है, तो 2 तो पेयर में है तो बाहर आ जाएगा और एक 2 सिंगल बचेगा, वो रूट के अंदर ही रहेगा, तो यानी √8 को आप 2√2 लिख सकते हो, और साथ में जेड है और ये पूरे पे स्क्वायर इकट्ठा लग जाएगा, क्योंकि 8 को हमने √8 में बदला तो स्क्वायर लग गया, और फिर √8 को हमने सिंप्लीफाई किया तो 2√2 जेड और उस पर स्क्वायर लग जाएगा। अब आपको ना ब्रैकेट के अंदर जो है ये ए मिल गया, ये बी मिल गया और ये सी मिल गया। अब 2ab आप खुद बना लो, 2
ए क्या है ये और बी, फिर 2BC, बी क्या है ये और सी है, और 2 लास्ट में क्या होता है 2CA, सी क्या है आपका ये और ए क्या है ये, है ना। तो हमें ये अगर आइडेंटिटी याद है तो हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बन जाए जब, तो ये हम अपने आप बना लेंगे और फिर इसे मल्टीप्लाई करके खोल के देखना तो ये यही आ जाएगा आपको, 2√2xy आ गया ना, 2 जब 4√2yz है ना, तो चेक भी कर सकते हो आप। अब ये आइडेंटिटी किसकी होती है, a+b+c का होल स्क्वायर की, तो ये वाली फॉर्म तो आपको क्वेश्चन में दे रखी है एक्सपेंडेड वाली, तो आपको इसमें लाना है। तो a की जगह क्या रख दोगे √2x, b की जगह क्या रख दोगे y, और c की जगह क्या रख दोगे 2√2z, और उस पर क्या लग जाएगा स्क्वायर, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन भी मैंने सेकंड क्वेश्चन जस्ट आपको एक दिन पहले कराया था। मैंने बोला था अलग अलग पे जब क्यूब होता है तो उसकी आइडेंटिटी हम कैसे निकालते हैं। एक तो होता है जब इकट्ठा क्यूब होता है तब तो आप आइडेंटिटी लगाते हो a-b का होल क्यूब, जब पूरे ये क्यूब अलग अलग ना हो के पूरे पे एक बार होता है तो ये वाली आइडेंटिटी लगती है। ये आइडेंटिटी होती है a³ - b³ - 3a² + 3ab²। लेकिन ये वाली आइडेंटिटी नहीं है, ये तो जब होल क्यूब होता है तब लगती है। अभी अलग अलग पे क्यूब है, तो अब देखो ये y पे क्यूब है, इस पे थोड़ी ना है क्यूब, तो इसको भी क्यूब में चेंज करो क्योंकि ये सिर्फ y पे लगा हुआ है, इस पे थोड़ा ना लगा है। तो अगर मुझे पूरा क्यूब में बदलना है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 27 किसका क्यूब होता है 3 का, 3 3 3 3 बार 3 करोगे तो 3 3 9 3 27 आता है। तो इसको आप लिख सकते हो 3y पे होल क्यूब, है ना, लिख सकते हो क्योंकि y पे क्यूब तो था बट इस पे नहीं था, तो इसको 3 का क्यूब लिखा तो 3y का होल क्यूब लिख दिया। 125z को आप 5, ये 125y 5 का क्यूब होता है तो 5z का होल क्यूब हो जाएगा। अब ये आइडेंटिटी कौन सी वाली बन गई, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। देखो ये आइडेंटिटी तो होती है a - b का होल क्यूब, बट ये आइडेंटिटी कौन सी बन रही है a³ - b³। ये आइडेंटिटी अलग होती है, ये आइडेंटिटी अलग है, ये आइडेंटिटी अलग है। इसकी आइडेंटिटी होती है a - b, फिर ब्रैकेट में a² + b² + ab। जब बाहर माइनस होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे सारे प्लस होते हैं, और अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस हो जाता और यहाँ ए बी में माइनस हो जाता। तो अभी तो माइनस है तो यहाँ माइनस और अंदर सारे प्लस होंगे। अब ए की जगह ये ए है जो ब्रैकेट के अंदर आया 3y, बी की जगह ये रख दोगे 5z, फिर ए का स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर, बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करोगे 25 और z का स्क्वायर, और ए और बी को मल्टीप्लाई, ए को बी से मल्टीप्लाई 3 5 जा 15 yz। ठीक है, यहाँ पे प्लस ही आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो सारे प्लस के होंगे। तो ऐसे करके आपको ये इसको भी आइडेंटिटी में बदलना था, ये वाली आइडेंटिटी है तो इस आइडेंटिटी को खोलते ऐसे है, तो ये फॉर्म तो आपको दी हुई है तो ये वाली फॉर्म में खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। इसी का चॉइस वाला क्वेश्चन था, फैक्टराइज करना था 2y³ + y² - 2y - 1 को। तो देखो ये फैक्टराइज में वैसे तो इसका क्यूबिक वाला तरीका भी कर सकते थे आप, बट आप इसमें ना चार टर्म्स है ना, तो आपको 4 टर्म में कैसे सिखाए, 2 टर्म में से अलग कॉमन, 2 टर्म में से अलग कॉमन, ऐसे अगर कॉमन निकल सकता है तो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। नहीं तो क्यूब रूट वाला तो आप क्यूब वाला पॉलिनॉमियल तो आपको लंबा तरीके से सिखाया गया था। ठीक है, बट इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, देखो ये 4 टर्म्स हैं, इसमें हम इस टर्म में से अलग कॉमन लेंगे, इसमें से अलग कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से अगर हम देखें तो y³ और y² में से y² बाहर आ सकता है ना, क्योंकि क्यूब में भी स्क्वायर है और y पे भी स्क्वायर है, तो y² दोनों में है, तो y² हमने कॉमन बाहर निकाल लिया, तो यहाँ से एक 2 बचेगा अंदर और y² बाहर है तो एक y सिंगल बचेगा ना, यहाँ 3 बार है तो y 2 बार निकाला है तो एक बार y बचेगा अंदर, एंड y² पूरा बाहर है तो ये तो कट के कितना आ जाएगा 1, तो इसमें से तो 2y बचेगा और इसमें से y² पूरा बाहर है तो 1 बचेगा। अब 2y - 1 में से कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में से, है ना, तो यहाँ पे जब कुछ कॉमन ना हो तो 1 ले लेते हैं, और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा। अब जब 1 लेते हैं तो ये इसमें से भी यही बच जाता है और इसमें से भी यही बच जाता है, बस ध्यान रखना यहाँ माइनस है तो ये माइनस प्लस हो जाता है, अगर यहाँ माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मैंने बोला था जब भी 4 टर्म में ये ब्रैकेट बनती है तो ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के एक जैसी आनी चाहिए, तो ये ब्रैकेट सेम आ रही है तो ये बाहर ले लेंगे कॉमन, और इसमें से अंदर ये बचेगा और इसमें से ये बचेगा। अब आपको दिख रहा है ये a² - b का स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि 1 को तो किसी का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। y² - 1², y क्या है a और b क्या है 1, तो y² a² - b², एक बार a + b a - b, a क्या है y, एक बार y को 1 के साथ प्लस करोगे, y को 1 के साथ माइनस, तो ये आइडेंटिटी बन रही है ना, तो ये 3 फैक्टर आ जाएंगे। तो ऐसे करके ये 4 टर्म को हम ऐसे भी कर सकते थे, अदरवाइज़ तो क्यूब वाला जो लंबा तरीका होता है कि इसके 1, इसका आंसर कितना, इसके कांस्टेंट में 1 है तो आप
एक बार y की जगह +1 रख के देखो, एक बार -1 रख के देखो। अगर y +1 रखा पूरे पॉलिनॉमियल में, अगर ये पॉलिनॉमियल 0 बन गया तो यानी कि हम y -1 से इस पॉलिनॉमियल को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और अगर -1 रख के 0 आया तो y +1 से इस पॉलिनॉमियल को डिवाइड कर देंगे। वो लंबा तरीका होता है। अगर ये ऐसे ही हो रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 34। यहाँ पे आपको ये डायग्राम बना के दिया था, सर्कल दिया हुआ है। इस सर्कल पे देखो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला, और एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। इसका नाम है APB और एक का नाम है AQD, है ना। 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। आपको एंगल A 50 दिया है, ये वाला एंगल 50 दिया है, और ABC यानी ABC में यहाँ वाला एंगल 60 दिया है। और आपको DPC और BQC निकालना था। तो कैसे करना था इस क्वेश्चन को, देखो आपको क्या क्या दिया। एक तो एंगल A दिया है 50 और एक एंगल ABC दिया हुआ है, यानी ये वाला अंदर वाला, ये वाला। ठीक है, और आपको निकालना है ये वाला और ये वाला है। तो ये वाला निकालना तो बहुत सिंपल है। ये ट्रायंगल ले लो, ये ट्रायंगल तो बन रखा है। ये क्या बन रखा है, ये एक ट्रायंगल बन रखा है। ट्रायंगल में ये भी एंगल पता है, ये भी एंगल पता है। तो तीसरा एंगल तो एंगल सम प्रॉपर्टी करके निकल ही जाएगा। तो ये ट्रायंगल ले लेना APB। तो APB में एंगल A + B का नाम लिख देना, क्योंकि B 2 तरफ से बन रहा है। तो इसका नाम ABP है ना, या ABC भी लिख सकते हो, ABP भी लिख सकते हो इसको, ABC भी लिख सकते हो। और फिर ABP में एक बार A एंगल आएगा, एक बार B एंगल आएगा। B एंगल का नाम मैंने लिख दिया ABC। और एक बार P एंगल आएगा, P एंगल का नाम क्या आएगा, APB। जो एंगल लिखते हैं उसको बीच में लाना होता है। ठीक है, = 180। A की वैल्यू दी है 50, B की वैल्यू 60, ये आपको निकालना था। तो ये 180 होता है टोटल। तो APB निकालने के लिए इनको प्लस करो 110 और यहाँ ला के माइनस कर दो, तो ये 70 आ जाएगा। तो देखो APB हमें डायरेक्ट नहीं बोला APB निकालो, हमें बोला DPC। तो देखो जो APB है वही तो DPC भी है। चाहे इसको ऐसे लंबा करके पूरा नाम लिखो, चाहे मैं यहीं से इसका आधा नाम लिख दूँ, बात तो एक ही है। ये एंगल तो यही वाला है ना, P पे ही तो बन रहा है। DPC भी P पे बन रहा है और APB भी। तो जो APB आया वही DPC आया, यानी कि 70। इसके बाद आपको BQC निकालना है, BQC। तो BQC कहाँ पे, यहाँ पे है BQC के लिए आप या तो ये छोटा वाला ट्रायंगल लो, या फिर आप BQC निकालने के लिए ये बड़ा ट्रायंगल भी तो ले सकते हो, है ना, ये वाला। तो इस ट्रायंगल में अब हमें छोटा ट्रायंगल से, तो क्योंकि हमारे पास ना तो ये एंगल है ना ये एंगल है, तो हम छोटा ना लेके क्यों निकालना है ना, तो क्यों तो हम बड़े ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल से। तो इस वाले ट्रायंगल से कैसे निकालेंगे, इसमें A वाला एंगल तो पता है 50, बट ये वाला नहीं पता। इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है तो कम से कम 2 एंगल पता होने चाहिए, ये और ये, तभी तो ये निकलेगा। तो ये एंगल कैसे निकलेगा, ये एंगल निकल सकता है आपका। देखो ये आपको दिख रहा है, ये सर्कल में ना एक ना, ये अंदर ना एक क्वाड्रिलेटरल सा बन रहा है कुछ, है ना। सर्कल के अंदर क्या बन रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल, और इसके चारों वर्टेक्स जो है ये सर्कल के एंड पॉइंट्स में बने हुए हैं। तो ऐसे टाइप के क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्या कहते हैं, जो सर्कल के अंदर जिसके वर्टेक्स सारे के सारे सर्कल की सर्कमफ्रेंस को टच करके जाए, तो इसको साइक्लिक कहते हैं। अब साइक्लिक में अगर ये वाला एंगल पता है तो ये निकल सकता है, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 180 होता है। साइक्लिक के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो अगर ये 60 है तो ये कैसे निकल जाएगा, इसको 1 मान लेते हैं। तो ये कैसे निकल जाएगा, 1 + 60 = 180। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम तो B है, ABC है ना, और इसका नाम क्या है, ADC। तो ABC और ADC इनका सम 180, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। तो ABC तो आपको दिया हुआ है 60, ADC निकल जाएगा 180 में से 60 को माइनस करके, यानी 120। अब आपको मैंने क्या कहा था, इस ट्राइंगल में आप ये वाला एंगल निकालना है ना, तो आपने ये वाला ट्राइंगल लिया है, ये वाला। तो ये वाले ट्राइंगल में 50 भी पता है, ये कितना आ गया, ये अभी आ गया आपका साइक्लिक से 120। तो 120 और 50 पता चल गए। तो ये तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के निकल जाएगा। तो एक बार एंगल A, फिर एक बार एंगल D और एक बार एंगल Q। तो सबका नाम, D का नाम प्रॉपर लिख देना ADC, और Q का नाम या तो BQC लिख दो या पूरा AQD भी लिख सकते हो।
तो हमने पहले तो ट्राइंगल ए डी क्यू लिया तो हम ए क्यू डी लिखेंगे, और फिर ये भी पता है 50, ए डी सी हमने अभी निकाला था 120, और ए क्यू डी हमें निकालना है 180। अब ये 180 में से ये दोनों प्लस करके वहाँ ले जाके माइनस कर देना, तो 10। ए क्यू डी जो आया ए क्यू डी वही तो बी क्यू सी भी है, तो बी क्यू सी आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35, इसमें से आया था, क्या बोलते हैं सर, जो आपका सरफेस एरिया होता है ना, तो 64 सॉलिड आयरन स्फेयर्स हैं, 64 सॉलिड आयरन के स्फेयर्स हैं, ठीक है, जिसकी रेडियस आर है और उसका सरफेस एरिया एस है। उसको हमने मेल्ट करके एक स्फेयर बना दिया जिसका सरफेस एरिया एस डैश है। फाइंड करना है जो नया स्फेयर बना है उसकी रेडियस, और जो पुराना स्फेयर है उसका सरफेस एरिया, और नए का सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो पहले तो देखो 64 सॉलिड आयरन छोटे छोटे स्फेयर से उनको हमने मेल्ट करके एक बड़ा स्फेयर बनाया। तो जब भी मेल्ट करके कोई चीज़ बनाते हैं ना तो उनके वॉल्यूम इक्वल हो जाते हैं। तो जो वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फेयर आपने बनाया है वो एक्चुअल में बना किससे है, हर एक छोटे छोटे स्फेयर से बना है ना। तो वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फेयर कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फेयर और जितने उसके नंबर है, क्योंकि 64 को मिला के 64 छोटे स्मॉलर स्फेयर को बना के ही तो क्या बना है, बड़ा एक स्फेयर। तो बड़े वाले का स्फेयर का वॉल्यूम छोटे वाले स्फेयर का एक जो स्फेयर है उसके वॉल्यूम को अगर मैं उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो उसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो बड़े वाले स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे बड़ा स्फेयर है तो आर कैपिटल ले लो, और यहाँ पे एन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 64, तो 64 साथ में क्या है 4/3, एन की जगह 64 रख देना, साथ में 4/3 पाई आर क्यूब, फिर 4/3 से 4/3 और पाई कैंसिल हो जाएगा ना, और ये छोटा है तो छोटा आर लिख दो। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे स्फेयर है ये कितने थे 64, तो इनको इंटू करूँगी तो ये टोटल बड़ा स्फेयर का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा इसके, है ना। तो यहाँ से आप n की जगह 64 रख देंगे और 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो ये आर क्यूब और ये स्मॉल आर क्यूब को एक तरफ ले आओ, ये आर क्यूब यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, और इकट्ठा क्यूब लगा दो। इस पर भी क्यूब है, इस पर भी क्यूब है, तो इकट्ठा क्यूब लगा दो। अब 64 किसका क्यूब होता है 4 का, तो यहाँ पे भी क्यूब था तो इसको भी क्यूब में चेंज करा ताकि 3 से 3 कट जाए, और r/r अगर 4 है तो ये जो r है ये वाला r यहाँ से डिवाइड से यहाँ ले आओ। तो ये जो नया r आया नए बड़े स्फेयर का r वो पुराने स्फेयर का 4 टाइम्स है। तो पहले तो आपको यही बोला गया है क्वेश्चन में, आपको यही बोला गया कि नया r जो आया है वो पुराने का कितना टाइम्स आया है या पुराने से क्या रिलेट कर रहा है। तो जो नया r आया है क्या जो रेडियस r ऑफ न्यू स्फेयर है वो एक्चुअल में 4 टाइम्स ऑफ जो पुराना r था छोटा स्फेयर उसके 4 टाइम्स के बराबर है। उसके बाद आपको पुराने स्फेयर का सरफेस एरिया और नए स्फेयर का सरफेस एरिया का रेशियो भी निकालना था। तो पुराने स्फेयर का सरफेस एरिया 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इसकी स्मॉल आर होगी, है ना। और नया वाला जो है 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा बट इसकी आर कैपिटल आर होगी। अब 4 से 4 कट गया, पाई से पाई, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब आपको ये आर का स्क्वायर तो एज इट इज़ रखना, बट ये आर को अगर इसका रेशियो निकालना है तो इस आर को भी इस आर की फॉर्म में चेंज कर देना। और ये आर आपने अभी देखा है कि ये 4r के बराबर आया है, तो इस छोटा आर को तो ऐसे ही रखना, इस आर की जगह आप 4r रख दो और इस पर क्या लगा हुआ है स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर है और r का भी स्क्वायर है, तो 4 4 जा 16 और साथ में r, ये स्क्वायर इस पर भी है और इस पर भी है, तो 4 4 जा 16 r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, तो 1:16 इसका रेशियो आ जाएगा। तो किस किस का ये आंसर आया था कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे ये इसका चॉइस वाला क्वेश्चन आया था, द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो। रेडियस और हाइट का रेशियो आपको दिया था 5:12 और इसका वॉल्यूम जो है कोन का वो दिया 314 सेंटीमीटर क्यूब, और आपको उसकी स्लैंट हाइट रेडियस कर्व सरफेस कोन का सब निकालना था। तो पहले तो आपको फॉर्मूला सबका आना चाहिए, स्लैंट हाइट कैसे निकाली जाती है, रेडियस कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला कोन का। तो ये फॉर्मूले तो हमने बहुत बार कर रखे हैं। तो देखिए अगर ये कोन है हमारे पास तो हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, इसकी रेडियस और हाइट का रेशियो, रेडियस और हाइट का रेशियो 5:12 है। तो रेडियस अपॉन हाइट का रेशियो 5/12 दिया है। तो यहाँ से आप क्या करो,
रेडियस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो 12R 5H, ये R 12 से मल्टीप्लाई होगा 12R और ये 5H, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब यहाँ से ना आप H को ना R की फॉर्म में ले आओ, तो ये 5 को यहाँ ले जाके डिवाइड कर दो, तो ये जो H है आपका हाइट कोन की, वो रेडियस की फॉर्म में आ जाएगी। फिर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है क्वेश्चन में 314, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला सबको पता है 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है। हमने H को क्यों बदला है R की फॉर्म में, क्योंकि R को बदलते तो वो 2 बार लिखना पड़ता, H तो सिंगल बार है ना, इसलिए हमने H को R की फॉर्म में लिख दिया है। तो यहाँ पे रेशियो से हमने H को R की फॉर्म में लिया है, और ये जो H R की फॉर्म में आया है, यहाँ पे इस H की जगह हम ये वाला R, ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। बाकी सब तो एज इट इज़ 1/3 पाई की वैल्यू ना 22/7 मत लेना, क्योंकि ये 314 दिया है ना, तो इसलिए 3.14 वाली वैल्यू ले लेना ताकि ये कट जाए, ठीक है। तो 3.14 का जब पॉइंट हटेगा तो 1 2 जीरो नीचे आ जाएगी, 100 आ जाएगा, और साथ में R स्क्वायर को तो एज इट इज़ रखो, इस H की जगह ये लिख दो 12R/5, जो यहाँ से हमने सब्स्टिट्यूट किया है वो यहाँ पे रख देंगे H की जगह R की फॉर्म में। अब आपको दिख रहा है ये 314 दोनों में है ना, यहाँ भी मल्टीप्लाई है यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो कट जाएगा, तो यहाँ से ये 1 बचेगा और यहाँ भी 1 बचेगा। जब मल्टीप्लाई से कटता है तो ये 1 बचता है, लेकिन प्लस माइनस में कटता है तो 0 बचता है, तो अभी तो मल्टीप्लाई से कटा है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, 314 यहाँ ऊपर है तो यहाँ जाके नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो कट जाएगा, है ना, 1 बचेगा। अब ये साथ में 3 4 जो 12 कट जाएगा, फिर 4 से 100 कट जाएगा 25 पे। अब 25/5 125 होता है, 25 × 5 125, और ऊपर क्या है R स्क्वायर और R का क्यूब, और यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा है। R क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, R3, तो ये 1 नीचे 1 है ना, R3 1 से होगा तो R3 बचेगा, और ये 1 से क्रॉस कर दो, R3 और 125 बन जाए 125। अब इस पर क्यूब है तो ये किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है, तो इस क्यूब से क्यूब कट जाएगा, R कितना आ जाएगा, रेडियस 5 आ जाएगी। अब रेडियस की वैल्यू आप किस में रख दो, इसमें रख दो, तो हाइट आ जाएगी। हाइट देखो 12R/5 है, 12 रेडियस 5 आई है ना, और अपॉन में 5, तो 5 से 5 कट गया, तो हाइट आ गई 12 सेंटीमीटर। जब हाइट और रेडियस दोनों निकल गई तो स्लैंट हाइट तो आपको पता है पाइथागोरस से निकल जाती है, L का स्क्वायर H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर होता है। H कितना है 12 का स्क्वायर, रेडियस क्या है 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25, ऐड कर दो 169। अब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लगेगा, 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, तो स्लैंट हाइट आ जाएगी आपकी 13 सेंटीमीटर। तो किस किस का ये आंसर आया कमेंट करके बताइएगा। बाकी ये क्वेश्चन पूरा स्टेप ऐसे करने थे इसके, ठीक है। सबसे पहले ये कंडीशन से H को R की फॉर्म में लाना था, फिर वॉल्यूम में H को R का रिप्लेस करना था, देन यहाँ सिंप्लीफाई करना था, तो जिससे ये रेडियस आ जाती 5, और रेडियस को आप यहाँ रख देते तो हाइट आ जाती, और फिर स्लैंट हाइट का फॉर्मूला पाइथागोरस से निकल जाता, ठीक है। सेक्शन ई हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। रेशनलाइज वगैरह के क्वेश्चन है, ये तो आपने कर ही लिए होंगे। नंबर √10 कैसा है, ये एक इरेशनल नंबर है, √10 कैसा है, एक इरेशनल नंबर। रेशनलाइज करना तो आपको आता है, ये √5 - 3 है, तो √5 + 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है, और वीडियो को लाइक भी कर देना, तो इसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा, जो इसके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है। तो आई होप आपका पेपर अच्छा गया हो, कमेंट करके बताइए कैसा गया आपका एग्ज़ाम।